निर्मला अम्मा मर गई। मिसेस शर्मा का बेटा टप्पू अभी अभी नीलम को ये खबर सुना गया था। निर्मला अम्मा से नीलम का ना तो कोई भावनात्मक रिश्ता था, ना ही वो नीलम की कोई रिश्तेदार थी। बस नीलम की दिनचर्या से निर्मला अम्मा अदृश्य रूप से जुड़ी हुई थी। नीलम की सोच में असमय आकर निर्मला अम्मा नीलम को अपने बारे में सोचने को मजबूर कर दिया करती थी। इसलिए निर्मला अम्मा की मौत से नीलम को धक्का तो नहीं लगा था, पर दिल में एक हलचल सी मच गई। जब नीलम इस नए मकान में रहने आई थी, तब सबसे पहले मकान की घंटी बजाने वाली निर्मला अम्मा ही थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? निर्मला अम्मा ने पूछा था। जवाब देने से पहले नीलम ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा काला शरीर, चिपटी नाक और घुंघराले बालों की लटों से मांग से कान तक दोनों और बालों के गोलाकार गुच्छे और बड़ी सी टिकली वाली बिंदिया से सजा चेहरा। नीलम सोच रही थी, अपने घुंघराले लटों को गोलाकार गुच्छों में संवारने में निर्मला अम्मा को कितना समय लगता होगा। मेम साहब, निर्मला अम्मा ने नीलम को इस तरह अपनी ओर देखते पाकर मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। जल्द ही नीलम बोल गई। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम निर्मला अम्मा है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहें तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए निर्मला अम्मा लौट गई थी। नीलम नहीं थी, इसलिए उसी रोज कॉलोनी की कई महिलाएं नीलम से मिलने आई थी, पर किसी ने भी निर्मला अम्मा को काम पर रखने का मशवरा नहीं दिया था। निर्मला अम्मा को कॉलोनी की सभी औरतों पर विश्वास था, इसलिए उसने नीलम को सलाह दी थी कि वो कॉलोनी की महिलाओं से पूछ ले। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने निर्मला अम्मा के विश्वास को गलत ठहरा दिया था। इस बात से पसीज गई थी नीलम। पर अगले ही पल मिसेस शर्मा ने आत्मीयता से नीलम के कानों में बताया, मिसेस चौधरी तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी, इस निर्मला अम्मा की वजह से। अच्छा, पर क्यों? नीलम अगले ही पल निर्मला अम्मा के प्रति कुछ कठोर सी हो गई थी। अरे, एक बरसती रात मिस्टर चौधरी उसे अपने स्कूटर पर घर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती चौधरी ने मायके का रुख किया। मगर क्यों? नीलम को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती खोजती हुई मिसेस शर्मा ने कहा था, वो खराब औरत है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या निर्मला अम्मा का पति नहीं है? अरे है क्यों नहीं, हट्टा खट्टा पति है कलमुही का। रिक्शा चलाता है, पर इसे संतुष्ट नहीं कर पाता होगा, तभी तो मुंह मारती फिरती है। मिसेस शर्मा ने गंदा सा मुंह बनाते हुए स्पष्ट किया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी निर्मला अम्मा के बारे में कि नीलम के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं हुआ। अगले रोज निर्मला अम्मा पूछने भी आई थी, मेम साहब क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे जरूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए नीलम ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। नीलम को डर था कहीं निर्मला अम्मा पीछे ही ना पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात करने में नीलम डरती थी। कुछ दिनों के बाद निर्मला अम्मा फिर आई थी, गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब, मेरे बेटे को कैंसर है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। दिल्ली ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी इसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दे तो तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सके। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते निर्मला अम्मा की आंखें भर आई। नीलम फिर पसीज गई थी, पर निर्मला अम्मा पर विश्वास करने में वो हिचक रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए नीलम को बड़ी सफाई से निर्मला अम्मा को रखने से इनकार करना पड़ा। तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे। काम करने के लिए नीलम ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती रहती कि वो कहीं ना कहीं निर्मला अम्मा के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो निर्मला अम्मा के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी निर्मला अम्मा कहीं दिखाई दे जाती, नीलम की आंखें झुक जाया करती। वो मन ही मन निर्मला अम्मा के प्रति अपने को गुनाहगार मानने लगी थी। नीलम के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहां निर्मला अम्मा काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस विदुर होम्योपैथिक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा दो कुत्ते,
वो तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी ना चले जाते। नीलम ना चाहकर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर झांकती रहती। पता नहीं निर्मला अम्मा के क्रियाकलापों में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। नीलम हर रोज ये प्रयास करती कि निर्मला अम्मा की एक झलक उसको दिख जाए। निर्मला अम्मा कभी डॉक्टर साहब के बगीचे में पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। नीलम ने महसूस किया था कि डॉक्टर साहब की नजर हर वक्त निर्मला अम्मा के उन पुष्ट टांगों पर टिकी रहती थी जो साड़ी को ऊपर खींचकर खोसने से स्पष्ट दिखाई पड़ता था। नीलम को कई बार लगता था कि निर्मला अम्मा का डॉक्टर साहब के साथ कोई रिश्ता है जिसे संदेहास्पद कहा जा सके। निर्मला अम्मा का विषय धीरे धीरे कम होने लगा। नीलम भी महसूस करने लगी कि वो अब निर्मला अम्मा के बारे में कम सोचने लगी है। पर अचानक एक रोज नीलम के पति ने बताया कि उन्होंने निर्मला अम्मा को बड़े ही गंदे इलाके में देखा है। गंदे इलाके यानी नीलम समझ नहीं पाई थी। नीलम वास्तव में वह एक गंदी औरत ही थी। उसे मैंने एक वेश्या के रूप में देखा है। जहां और जिस परिस्थिति में मैंने उसे देखा है वे इस बात को सिद्ध करता है। पर तुम वहां कैसे गए? रोज ही गुजरना होता है उस गंदी बस्ती से। हमारे दफ्तर के लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, नीलम के पति ने मासूमियत से कहा। नीलम ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में निर्मला अम्मा वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। कभी कभार नीलम को भी लगता था कि कहीं निर्मला अम्मा के बारे में वो गलत बातें करके वो कोई पाप तो नहीं कर रही। पर अब उसे भी इस भय से मुक्ति मिल गई थी। चलो अच्छा ही हुआ जो वो सही जगह पहुंच गई, वरना इस कॉलोनी को ही गंदा कर देती। मिसेस शर्मा ने कहा। हाँ, छुट्टी मिली उस वेश्या से, मिसेस चौधरी धीरे से बुदबुदाई थी। निर्मला अम्मा का चरित्र सत्यापन होने के बाद कुछ दिनों तक तो उसका विषय जोर शोर से इनकी बातचीत का विषय बना रहा, पर धीरे धीरे कम हो गया। पर आज अचानक निर्मला अम्मा के ना रहने की खबर ने नीलम को बेचैन सा कर दिया। अप्रत्यक्ष रूप से नीलम के जीवन में शामिल रही। निर्मला अम्मा के न रहने से उसे एक खालीपन का एहसास होने लगा। निर्मला अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए जाने को नीलम तत्पर हो उठी। मिसेस शर्मा को किसी तरह मनाकर नीलम ने साथ लिया और निर्मला अम्मा के घर चल दी। घर के आसपास लोगों का जमघट था। झोपड़े के बाहर निर्मला अम्मा का शव बिना कफन के पड़ा था। सिरहाने उसका पति बैठा सुबक रहा था। मिसेस शर्मा और नीलम को सामने पाकर वो खड़ा हो गया। ये हुआ कैसे? मिसेस शर्मा चेहरे पर ढेर सारे शोक भावों को दर्शाते हुए पूछ बैठी। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो अलग रहने लगा था। 2 महीने पहले ये मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसका दाखिला भी दिल्ली के अस्पताल में करा दिया है। आज सवेरे डॉक्टर साहब का तार आया था कि उन्होंने मुन्ने का ऑपरेशन कर दिया है और मुन्ना ठीक हो जाएगा। बस इसी खुशी को सहन नहीं कर पाई। छाती में जोरों का दर्द उठा। लोग इसे अस्पताल ले जा रहे थे, पर रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। नीलम और मिसेस शर्मा ने एक दूसरे की ओर चोर दृष्टि से देखा। नीलम को लग रहा था कि वो दोषी है निर्मला अम्मा की मौत के लिए। उसे काम ना देकर, उस पर अविश्वास करके, उसे गंदी औरत मानकर उसे गंदी औरत बनाने में भी उसका ही हाथ रहा था। वरना निर्मला अम्मा तो एक माँ थी, एक कैंसर रोगी बेटे की ममता में किंतु मजबूर माँ। चले, मिसेस शर्मा का हाथ कसकर थामते हुए नीलम ने धीरे से कहा। मुड़ते हुए उसने एक बार फिर निर्मला अम्मा की ओर देखा। उसके हाथों में अब भी वो टेलीग्राम दबा हुआ था जो नीलम को मुंह चिढ़ा रहा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।